रात गहरा चुकी थी। अमावस्या की रात थी और आसमान पर सितारे बादलों की चादर में लिपटे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों तक पहुंच रही थी। यह अक्टूबर के अंत का समय था, जब सर्दियां दस्तक देने लगती हैं। सुरेश और उसका छोटा भाई गोलू, लगभग 6 साल का, अपनी पुरानी बाइक में सवार होकर देवगढ़ शहर की ओर जा रहे थे। इस बार का उनका सफर खास था, क्योंकि देवगढ़ में सुरेश की बुआ की बेटी की शादी थी। गोलू सुबह से ही शादी की तैयारियों, बैंड बाजे और नए कपड़ों की बातें करके उत्साहित हो रहा था। भैया सोचिए जरा, देवगढ़ पहुंचते ही कितना मजा आएगा। खूब मिठाई मिलेगी और मैं बुआ के बेटे से क्रिकेट खेलूंगा। अरे मेरी किस्मत तो देखो, पहली बार बुआ की शादी में जा रहा हूँ। हाँ गोलू, बुआ के घर की शादियाँ सच में यादगार आपको कभी होती डर नहीं लगता? पर अभी इन बादलों डर नाम को की चीज तो मैंने मुझे बचपन लग रहा है बारिश कहीं हमारा रास्ता न रोक दे। अरे भैया आप भी ना, बारिश होगी तो और मजा आएगा। सोचिए, बारिश में भीगते हुए गाना गाना। आप तो हमेशा चिंता करते रहते हैं। गोलू, तुम अभी बच्चे हो, हर चीज को खेल समझते हो, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। ये पाताल पानी का जंगल बरसों से बदनाम है। कहते हैं यहाँ रात को अजीब सी चीखें और परछाइयाँ घूमती हैं। भैया आप भी बिल्कुल गांव के चौकीदार जैसी बातें करने लगे। भूत प्रेत तो बस कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो बस शादी का इंतजार है। इतने में आसमान में एक भयानक बिजली कड़की। भैया ये बादल तो जैसे हमें कहीं फंसा देंगे। मुझे पता था, हमें जल्दी निकलना चाहिए था। अब देख, रास्ता खराब हो गया है। अगर बारिश तेज हुई तो कहीं रुकने की जगह देखनी पड़ेगी। भैया उधर देखिए, कुछ रोशनी टिमटिमा रही है। लगता है कोई बड़ी हवेली या किला है। सुरेश ने नजदीक जाकर देखा। दीवारों पर एक धुंधला सा बोर्ड लगा था, पाताल हवेली। लेकिन बारिश अचानक मूसलाधार हो गई। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि जीप थी। मजबूरी में दोनों कर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उसका डरावना रूप सामने आ गया। टूटी खिड़कियां, काई से ढकी दीवारें और नमी की एक तीखी बदबू, मानो बरसों से किसी इंसान ने इसमें कदम न रखा हो। पर बारिश इतनी तेज थी कि अंदर जाने के अलावा कोई चारा न था। चरमराहट के साथ हवेली का विशाल जंग लगा दरवाजा खुला और दोनों ने अंदर कदम रखा। ठंडी हवा का एक झोंका उनकी सांसें रोक गया। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवेली बाहर से जितनी वीरान थी, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और विशाल। अरे भैया, ये हवेली तो बहुत बड़ी है। लगता है जैसे किसी जमाने में यहाँ कोई राजा रहता होगा। आज हमें यह जगह मिली, समझो किस्मत खुल गई। मुझे ये अजीब लग रहा है गोलू, इतनी रात को जंगल के बीचों बीच और ये खामोशी, कहीं कोई नहीं है। तभी भीतर से एक हल्की सी बांसुरी की धुन सुनाई दी। दोनों उस ओर बढ़े और देखा कि एक बड़े हॉल में एक अधेड़ उम्र का आदमी सफेद कपड़ों में बैठा है। उनके बगल में एक युवा लड़की अपने बाल संवार रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। माफ करना, हमें बारिश से बचने के लिए यहाँ रुकना पड़ा। हम देवगढ़ जा रहे हैं, सुरेश ने राहत महसूस करते हुए कहा। अरे मेहमान, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, अंदर आ जाओ। हवेली की दीवारें तुम्हें ठंड और बारिश से बचा लेंगी। वैसे भी जो यहाँ आता है खाली हाथ नहीं जाता। धन्यवाद अंकल जी, सच में आप तो हमारे लिए देवदूत बन गए। हमें लगा था रात कैसे कटेगी। लड़की ने अपनी आवाज में एक अजीब सी खनक के साथ कहा। हाँ, इंसानियत आज भी जिंदा है, वरना भला इतनी रात को अजनबियों को कौन अपनी हवेली में जगह देता है। गोलू फौरन लड़की के पास जाकर बैठ गया और उससे शादी की बातें करने लगा, जबकि सुरेश एक पुरानी कुर्सी पर जा बैठा। लड़की की शांत मुस्कान और गोलू की मासूम बातें हवेली की वीरानी को जैसे पल भर में मिटा रही थी। दीदी, आपको डर नहीं लगता क्या? इतनी रात को इस सुनसान हवेली में और बाहर आंधी बारिश, हमें तो जरा सी आहट पर डर लग जाता है। अरे पगले, डर तो यहाँ वर्षों से सोया हुआ है, हमने कभी उसे जगाया ही नहीं। बड़े बड़े शिकारी भी हमारे सामने कांपते थे। भूत सामने आए तो भी पहले मुझसे पूछेगा, बहन जी यहाँ बैठने की जगह है क्या? पर सच बताओ दीदी, आपको कभी डर नहीं लगता? डर नाम की चीज तो मैंने बचपन से ही इस हवेली के तहखाने में बंद कर दी है।
जब लोग रात को दरवाजे बंद कर लेते थे, मैं अकेली इसी जंगल में निकल जाती थी। कई बार तो जंगली जानवर तक मेरा रास्ता देखकर पलट गए। अच्छा बेटा, इतनी हिम्मत रखते हो। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, पर असली हिम्मत तब साबित होती है जब तुम जान जाओ कि तुम अकेले नहीं हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस हवेली की दीवारों में कई राज छिपे हैं। कहते हैं कई साल पहले यहाँ रहने वाले मालिक और उनकी बेटी अचानक गायब हो गए, हवा में घुल गए हों जैसे। मगर अजीब बात यह है कि उस लड़की की बांसुरी की धुन अब भी रात में गूंजती है। पता नहीं ये सच है या सिर्फ लोगों का वहम। अंकल जी, आपकी बातें तो लग रही हैं जैसे आप भी उन्हीं में से हों। हम तो गांव के लोग हैं, हमें इन कहानियों से डर नहीं लगता। गोलू ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा गोलू। इन लोगों की बातें, इनके हाव भाव, सब में कुछ गड़बड़ है, सुरेश ने फुसफुसाकर कहा। भैया, आप फिर से शुरू हो गए। अगर ये भूत होते तो क्या ऐसे मेरे साथ हंसते बातें करते? दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कभी कभी इंसान वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। असलियत तो परछाइयों के पीछे छिपी होती है। हवेली का वातावरण भारी होने लगा। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। गोलू तो थककर सो गया, लेकिन सुरेश देर रात तक जागता रहा, मानो उसका दिल किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। रात धीरे धीरे कटी। सुबह के धुंध हल्के में दोनों हवेली से निकलने की तैयारी करने लगे। अरे भैया, देखिए कितनी मजेदार रात गुजरी। दीदी की बातें, अंकल जी की कहानियां, मुझे तो बड़ा मजा आया। मजा? मुझे तो सब कुछ अजीब लगा। वो आदमी, उनकी बातें, लड़की की हंसी, जैसे सब एक दिखावा हो। इतना कहते ही वो लड़की गोलू के पास आई और कहा, गोलू, तुम मत जाओ ना। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम यहाँ से चले गए। तुम यहीं हमारे साथ रहो। अरे दीदी, मुझे बुआ की शादी में जाना है, पर चिंता मत करना, मैं फिर लौटकर तुमसे जरूर मिलूंगा। तुम लोग खुश रहो। हाँ बेटा, तुम जाओ, लेकिन याद रखना, इस हवेली से जो भी जाता है वो लौटकर फिर यहीं आता है, चाहे अपनी मर्जी से या वक्त उसे खींच लाता है। आदमी ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। सुरेश ने उसकी आंखों में देखा। उसे साफ लगा कि इस मुस्कान के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। दोनों बाइक पर सवार होकर हवेली से निकल पड़े। बारिश थम चुकी थी, मगर आसमान अब भी बादलों से घिरा था। तूने उस आदमी की आखिरी बात सुनी? उसकी आंखों में कैसी अजीब चमक थी, जैसे वो बहुत खुश था। पर क्यों? भैया, अब तो हवेली से बाहर आ गए, फिर भी शक करते हो? मुझे तो लगता है कि वो हमें आशीर्वाद दे रहे थे। नहीं बेटा, वो आशीर्वाद नहीं था। वो बात, वो अंदाज, जैसे कोई राज छुपा हो। आखिरकार दोनों देवगढ़ शहर के बाहरी इलाके में एक चाय की टपरी पर रुक गए। गर्म चाय की भाप और ताजी पकौड़ियों की खुशबू से माहौल हल्का हल्का लगने लगा। चाय वाले ने उन्हें देखकर बोला, अरे आप लोग कहाँ से आ रहे हो? क्या आप लोग उस हवेली में ठहरे थे? भाई, हम तो कल रात पाताल हवेली में रुके थे। बच्चों से मिले, एक आदमी से बातें की। बहुत बढ़िया रात थी। क्यों, उसमें अजीब क्या है? भैया, वो हवेली तो बरसों से वीरान पड़ी है। वहाँ ना कोई आदमी है, ना कोई लड़की। सब तो सालों पहले आत्महत्या कर चुके हैं। देखा गोलू, मैं कह रहा था ना, कुछ गड़बड़ है। वो हवेली, वो लोग, सब एक झूठा खेल था। भैया, लेकिन हमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा। लड़की से बात की, उनके साथ हंसे। क्या हमारी आंखें हमें धोखा दे रही थीं? अगर आप लोगों को सच जानना है तो यहीं पास के आश्रम के गुरुजी से मिलो। हवेली का हर राज वही बताएंगे। कुछ ही देर में वे दोनों वहां पहुंच गए। गुरुजी एक तेज नजर वाले शांत व्यक्ति थे। क्या हुआ बच्चों, आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? प्रणाम गुरुजी, हमें आपकी मदद चाहिए। हम कल रात उस पाताल हवेली में रुके थे। हमने वहां एक आदमी और एक लड़की को देखा, उनसे बातें की। सब कुछ बिल्कुल सच लगा, लेकिन सुबह चाय वाले ने कहा कि वो हवेली तो बरसों से वीरान है। कृपया हमें सच्चाई बताइए। गुरुजी का चेहरा चिंता से भर गया। क्या तुम लोग सचमुच उस हवेली में रात गुजार कर आए हो? हे भगवान, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? कैसी भूल गुरुजी? हमें तो लगा वहां सब जीवित लोग हैं। बेटा, वो हवेली आज से नहीं, 70 सालों से सुनसान पड़ी है। सालों पहले वहां के जमींदार को भारी नुकसान हुआ। गुस्से में और शर्मिंदगी में उसने पहले अपनी बेटी सोनल, वही लड़की जिसे तुमने देखा, को मारा और फिर खुद आत्महत्या कर ली।
उस रात से उनकी रूहें वहीं भटक रही हैं। जो भी उस हवेली में रात गुजारता है उनकी नजरों में आ जाता है। उन्हें लगता है कि कोई उनके खेल में शामिल होने आया है। तो हम जिन लड़की से मिले, जिस आदमी से बातें की, वो सब? हाँ बेटा, वो सब अब इस दुनिया में नहीं है। जो तुमने देखा वो उनकी भ्रमित आत्माएं थीं, और अब जब तुम उनसे मिल चुके हो तो उनकी पकड़ में भी आ चुके हो। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा गुरुजी? अब तुम दोनों को अगली 7 रातें निकालनी होंगी। अगर इन 7 रातों को तुमने उनके खेल से बचते हुए पार कर लिया तो शायद उनकी पकड़ से बच सकोगे। लेकिन ध्यान रखना, ये रातें आसान नहीं होंगी। हर पल तुम्हारी हिम्मत और तर्क की परीक्षा होगी। सुरेश और गोलू दोनों एक दूसरे की ओर देखते रह गए। शादी का उत्साह, हंसी मजाक सब गायब हो चुका था। अब उनकी आंखों में सिर्फ डर और अनहोनी की छाया थी। पहली रात का इम्तिहान शाम ढल चुकी थी। आसमान पर घने बादल छाए थे। हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जैसे बासी राख की। गुरुजी ने सुरेश और गोलू को अपने आश्रम के एक कमरे में बैठा दिया। बेटा ध्यान से सुनो, आज की रात सबसे मुश्किल होगी। हवेली की आत्माएं अब जान चुकी हैं कि तुम दोनों भाग गए। अगर ये रात पार कर ली तो शायद बच जाओगे, वरना तुम्हारा हाल भी सोनल जैसा हो सकता है। गुरुजी, अब तो मौत सामने खड़ी लग रही है। भैया, डरने से कुछ नहीं होगा। हम यहाँ आराम से रात बिताएंगे और सुबह सब ठीक हो जाएगा। बस मुझे डरावनी कहानियां मत सुनाना। सुरेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहले खिड़कियों पर तेज दस्तक सुनाई दी, फिर दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुलने लगा। हवा का एक बर्फीला झोंका अंदर घुसा और कमरे में रखा तेल का दिया बुझ गया। तभी कमरे के कोने से लड़की की बांसुरी की धुन गूंजी, वही धुन जो कल रात हवेली में सुनाई दी थी। सुरेश और गोलू का खून जम गया। अचानक कमरे की दीवार पर परछाइयां उभर आईं। सोनल की धुंधली आकृति और जमींदार का क्रोधित चेहरा। उनकी आंखें अंगारे जैसी लाल चमक रही थी। अंकल, आपने कहा था ना फिर लौट कर मिलोगे। देखिए, हम खुद आपको लेने आ गए। कौन है वहां? सामने आओ। सुरेश चिल्लाया, पर उसकी आवाज थरथरा रही थी। हमने कहा था, जो भी हवेली में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। अब तुम हमारे हो, हमेशा के लिए हमारे खेल का हिस्सा। जमींदार की आवाज गरजती हुई आई। हे भगवान, हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करो। नहीं, हम इंसान हैं, हमारा आत्माओं से कोई लेना देना नहीं। हमें छोड़ दो। अगर आपको हमारे हॉरर स्टोरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी जरूरी है, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही मजेदार और डरावने वीडियो। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना।